अकॉर्डिंग टू पीरियड कालखंड के आधार पर भारतीय इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया है। कालखंड के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया है। उसी 3 भागों के बाद में अलग अलग अपन के भाग मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहला अपना जो मिलता है वो आता है प्राचीन काल, प्राचीन काल। ठीक है, दूसरा आता है वो आता है मध्यकाल, मध्यकाल, और तीसरा आता है वो आता है आधुनिक काल, आधुनिक काल। अकॉर्डिंग टू पीरियड इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। प्राचीन काल या एंशिएंट काल, एंशिएंट पीरियड, एंशिएंट पीरियड, मध्यकाल या मिडिवल पीरियड। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आता है आधुनिक काल ले लो या मॉडर्न पीरियड ले लो, मॉडर्न पीरियड। इन 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब देखो अलग अलग कालखंड को अलग अलग रूप में देंगे अपन। प्राचीन काल के अलग अलग भाग हो गए, मध्यकाल के अलग अलग भाग हो गए, आधुनिक काल के अलग अलग भाग हो गए। तो चलो दोस्तों देखो प्राचीन काल की बात करेंगे तो सबसे पहले आया था पाषाण काल, पाषाण काल या इसी को कहते हो स्टोन एज या स्टोन पीरियड, स्टोन एरा, कुछ भी कह दो। ठीक है ना, तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। वापस पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। तो एक तो था पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या इसी को कहते हो पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक युग या पैलियोलिथिक पीरियड। उसके बाद में आता है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या इसी को आप कह दो मध्य पाषाण काल या इसी को आप कह दो मेसोलिथिक, मेसोलिथिक युग। ठीक है, उसके बाद में आता है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक क्या हो जाता है, नियोलिथिक, नियोलिथिक पीरियड। 3 भागों में डिवाइड किया गया। पूरा पाषाण काल पैलियोलिथिक कह सकते हो, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक कह सकते हो और नवपाषाण काल नियोलिथिक। 3 भागों में डिवाइड किया गया था। इसकी समय सारणी क्या थी, जो पूरा पाषाण काल था उसको लिया गया था 4 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4 लाख वर्ष पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व, कब 1 लाख ईसा पूर्व। देखो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन होती है, प्रत्येक स्टूडेंट को होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, इतिहास पढ़ रहा है तो कई बार क्या होता है कि जो ये सन या डेट है उल्टी घूमने लग जाती है। कब सीधी क्या है, मैटर क्या है। तो ये मैटर में आपको बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ बता देता हूँ कि यहाँ पर एक आधार माना गया, जीसस क्रिस्ट का जन्म का आधार माना गया या ईसा मसीह के जन्म का आधार माना गया था। उसी को आधार मानकर जो उनसे पहले का टाइम है, जो उनसे ईसा मसीह के समय के पहले का जो समय होता है उसको कहा जाता है ईसा पूर्व। क्या कहा जाता है, ईसा पूर्व, या इंग्लिश में इसी को कहते हैं बिफोर क्रिस्ट, बिफोर क्रिस्ट। कई बार इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है BC, क्या लिखी जाती है, BC, कंफ्यूजन नहीं होना दोस्तों। और कई बार इसी की शॉर्ट फॉर्म लिखी जाती है, एक लिखी जाती है BCE, क्या लिखी जाती है, BCE। तो ये क्या है BC को मतलब ये भी बोला जाता है कि बिफोर क्रिस्ट, बिफोर कॉमन एरा। क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, BC लिखा जाता है, BC लिखा जाता है तो भी बिफोर क्रिस्ट और ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म के पहले का टाइमिंग। उसके बाद में जो ईसा के जन्म के बाद का टाइम आता है उसको कहते हैं ईस्वी, हिंदी के अंदर कहते हैं ईस्वी, और उसी को इंग्लिश के अंदर कहते हैं AD, या इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो एनॉन डोमिनी, एनॉन डोमिनी। या इसी को लिखा जाता है, एक और पार्ट में लिखा जाता है, वो लिखा जाता है आफ्टर कॉमन एरा, AC भी लिखा जाता है, इसको BC भी लिखा जाता है, इसको AC भी लिखा जाता है, आफ्टर कॉमन एरा। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे होंगे एक अच्छी तरह से, कोई भी लिखा होता कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखो, पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक
3 पार्ट में डिवाइड किया गया था स्टोन एज को। और अगर आपको पता हो कि पुरापाषाण काल में क्या होता, मध्य पाषाण काल में क्या होता और नवपाषाण काल में क्या होता, मानव की बुद्धि की विकास किस प्रकार होते हैं, एक कार्य करते थे, आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दें। ठीक है दोस्तों, पाषाण काल के बाद में दूसरा पीरियड आता है अपना, वो आता है पाषाण काल के बाद में आता है सिंधु काल। सिंधु काल के दो, सैंधव काल के दो, सिंधु पीरियड के दो, या हड़प्पा काल के दो, या सिंधु सभ्यता कालीन के दो, या सिंधु इंडियन सिविलाइजेशन के दो, कुछ भी के दो, इसी का नाम होता है सिंधु काल। तो ये सिंधु काल था ना भारत के अंतर्गत, वो देखो इसका टाइमिंग पीरियड में बता दो, 4 लाख पूर्व ईसा पूर्व से 1 लाख पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल चलता है 1 लाख से लेकर 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, उसके बाद में न्यूलिथिक और नवपाषाण काल होता है, वो चलता है 40,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सिंधु काल आता है। सिंधु काल अपना चलता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत, वो आता है सिंधु पीरियड। ठीक है, सिंधु काल के बाद में अपना आता है वैदिक काल। कौन सा? वैदिक काल या वैदिक पीरियड, कोई भी कह दो। वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो ऋग्वैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल, और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल। 2 भागों में डिवाइड किया जाता है वैदिक काल को, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब देखो ऋग्वैदिक का जो पीरियड चलता है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर, या 1500 क्या कह सकते हो अपन, बीसी कह सकते हो, या बीसीई कह सकते हो। 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व का जो टाइमिंग पीरियड होता है वो रखा जाता है वैदिक काल के अंतर्गत। फिर है उत्तर वैदिक को रखा जाता है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल होता है वो काल होता है उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल के बाद में अपना जो बाद में काल आता है वो आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, ठीक है दोस्तों, ये महाजनपद क्या होते हैं? महाजनपद मतलब 16 महाजनपद थे भारत के अंदर, 67 टुकड़ों में बटा हुआ उत्तरी भारत पूरा। तो उस समय में सबसे शक्तिशाली जनपद है कौन सा? मगध महाजनपद। ठीक है, तो ये महाजनपद का टाइमिंग पीरियड होता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक के जो इंडियन हिस्ट्री के अंदर पीरियड है उसको महाजनपद काल कहा जाता है। उसके बाद में क्या होता है कि महाजनपद में 16 महाजनपद होते हैं। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध होता है, और चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर क्या किया था, इस मगध साम्राज्य का अंत किया था, और यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। तो महाजनपद काल के बाद में आता है मौर्य काल या मौर्य डायनेस्टी। मौर्य काल या मौर्य डायनेस्टी बोल सकते हो, या मौर्य क्या एम्पायर बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, मौर्य साम्राज्य बोल सकते हो। तो मौर्य काल ये अपना इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत रहता है, वो रहता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक का जो टाइमिंग है, 184 सौरमानी 185 बोलते हैं ईसा पूर्व तक का जो काल होता है, टाइमिंग होती है, वो आता है मौर्य काल के अंतर्गत। और मौर्य वंश के अंतर्गत या मौर्य डायनेस्टी का जो अंतिम शासक होता है बृहदत्त, उनकी हत्या कर देता है पुष्यमित्र शुंग, और वहां पर मौर्य काल के बाद में क्या शुंग वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद छोटे छोटे राजा था, कोई महान शक्ति उभर कर नहीं आती है तो शुंग वंश आता है, फिर पल्लव वंश आता है। बाहरी आक्रमण होने लगते हैं भारत के अंतर्गत, बैक्ट्रियन जाति आती है, पल्लव क्या कहते हैं उसको, पार्थिया जाति आती है, हूण वंश आते हैं, कुषाण वंश आते हैं। तो अलग अलग प्रकार के वंश आते हैं, बाहरी आक्रमण हो जाते हैं, और कहते हैं कि मौर्य काल के बाद में, मौर्य उत्तर काल में एक बहुत इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत बड़ा अंधकार छा गया था। इसीलिए इंडियन हिस्ट्री में मौर्य उत्तर काल को अंधकार युग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मौर्य उत्तरोत्तर काल। मौर्य उत्तरोत्तर काल के अंतर्गत अलग अलग शासक शासन करते हैं, बाहरी आक्रमण होते हैं, उसके बाद मौर्य उत्तरोत्तर काल कहते हैं उसको। और उसी के ये जो काल चलता है 185 से लेकर जब गुप्तों की उत्पत्ति होती है, 320, उसके काल को अपन मौर्य उत्तरोत्तर काल कहते हैं, या इसी को कह दो अंधकार का युग।
बहुत बड़ा अंधकार छा गया था। मौर्य और गुप्तों के बीच के टाइमिंग में बहुत बड़ा इंडियन हिस्ट्री में अंधकार छा गया था, इसलिए इसको अंधकार युग भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मौर्य काल के बाद में क्या आता है मैं आपको बताऊं। ठीक है, मौर्य काल के बाद में इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत आता है मौर्य उत्तरोत्तर काल, इसी को कह दो अंधकार काल। मौर्य अंधकार युग के बाद में इंडियन हिस्ट्री में आता है, वो आता है गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। गुप्ता डायनेस्टी कह दो, गुप्त पीरियड कह दो, या गुप्त एम्पायर कह दो, कोई भी कह दो। गुप्त काल का टाइमिंग होता है 320 से लगाकर 520 ईस्वी तक। देखो अब ईस्वी आ गया। ठीक है, गुप्तों का जो टाइमिंग होता है 320 ईस्वी से लगाकर 520 ईस्वी के बाद में, फिर उसके बाद में आता है गुप्त उत्तरोत्तर काल। गुप्त उत्तरोत्तर काल, या इसके गुप्त उत्तरोत्तर काल में भी वो स्थिति बन जाती है, कोई मान शक्ति उभर कर सामने नहीं आती है। इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे राज्य दक्षिण के अंतर्गत चेल वंश, चोल वंश, पांड्य वंश, अलग अलग सत्ता उभरती है, अलग अलग छोटे छोटे भाग हो जाते हैं। और उत्तरी भारत में देखें अपन तो भी राष्ट्रकूट जाति, गुर्जर पटियाला वंश, अलग अलग शासन, अलग अलग सत्ता के रूप में स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि एक और वंश आता है वर्धन वंश। तो वर्धन वंश का जो एक महान शासक हुआ था, आपको पता हो तो, वर्धन वंश का महान शासक हुआ था हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में ही यहाँ पर क्या हो जाता है, राजपूत काल आ जाता है इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत। कई गुरुजन राजपूत काल को नहीं बताते, इसको छोड़ दिया जाता है, गायब भी कर देते इतिहास में। लेकिन अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो किसका इतिहास पढ़ेंगे? राजपूत काल अपने कई लोग थे, तो उन्हीं को अपन बहुत डीपली पढ़ूंगा मैं वीडियो के अंतर्गत। और आप मेरे चैनल को शेयर कर दो, लाइक कर दो प्लीज, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, राजपूत काल के अंतर्गत अपन देखे ना, तो ये 7वीं सदी में उभर कर आई थी। हर्षवर्धन की मृत्यु हुई 7वीं सदी में, राजपूत काल उभर कर आए थे और 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। कितने साल? 4 साल तक इसने 5 साल तक शासन किया था। और उसी को कई गुरुजन लोग होते हैं, क्या होते हैं, छोड़ दिया जाता है। तो इस राजपूत काल के बारे में पढ़ेंगे, शताब्दी तक के काल को राजपूत काल कहा जाता है। राजपूत काल देखो शुरू कब होता है कि एक वर्धन वंश का महान शासक होता है हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु से राजपूत काल मतलब उभरने लगता है। उसके बाद में एक अंतिम हिंदू सम्राट होता है पृथ्वीराज चौहान तर्की, जो मोहम्मद गौरी उसको हरा लेता है और 1200 के आसपास में उसकी मृत्यु कर देता है। तो 12वीं शताब्दी के अंत के आते आते राजपूत काल का भी समाप्त होने लग जाता है। उसके बाद में आ जाता है अपना मध्यकाल। और मध्यकाल के अंतर्गत अपन देखें ना, तो मध्यकाल में अपन देखें तो सबसे पहला आता है दिल्ली सल्तनत काल। दिल्ली सल्तनत काल, जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो जाती है, यहाँ पर मोहम्मद गौरी अपना एक दास होता है या गुलाम होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर 1206 के आसपास में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना कर देता है और दिल्ली सल्तनत काल की नींव रखता है। तो 1200 में यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 5 अलग अलग वंशों ने राज किया था। पहला तो क्या था? गुलाम वंश, जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी, गुलाम वंश। इसी को कहते हैं मामलुक डायनेस्टी, इंग्लिश में कहते हैं मामलुक डायनेस्टी। गुलाम वंश के बाद में यहाँ पर आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद में यहाँ पर आता है तुगलक वंश या खिलजी डायनेस्टी कह दो, तुगलक वंश या तुगलक डायनेस्टी कह दो। उसके बाद में यहाँ पर आता है सैयद वंश, सैयद डायनेस्टी कह दो, या सैयद वंश के बाद में यहाँ पर आता है अपना ये लोधी वंश। लोधी वंश का अंतिम शासक होता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम बाबर आ जाता है, उस समय अफगान के शत्रु से होता है, बाबर आता है। और 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। और इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर मुगल साम्राज्य की नींव रखता है। और उसके बाद में इंडियन हिस्ट्री में आता है 1526 में ये मतलब 1206 के अंतर्गत ये दिल्ली सल्तनत काल लगता है और 1226 में दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाता है। उसके बाद में आता है मुगल काल। और मुगल काल भी बहुत समय तक यहाँ पर रहता है। मुगल काल के बाद में बहुत बड़े बड़े बादशाह हुए थे। मुगलों में सबसे पहले हुआ बाबर, बाद में हुमायूं, अकबर,
फिर जहांगीर के काल के अंतर्गत ब्रिटिश लोग यहाँ पर आ गए थे, मुगलों का पतन होने लगा था, मराठा लोग होते थे, दक्षिण जो मध्य भारत में मराठा थे, मराठा की सत्ता उभरने लगी। वो सारा का सारा काल आधुनिक युग के अंतर्गत आता है, उसी को कहते हैं मॉडर्न पीरियड कह लो, उसमें आता है। उसी के अंतर्गत अंग्रेजी सत्ता आती है, ब्रिटिश काल आता है। ब्रिटिश काल के बाद में ब्रिटिश ताजकाल। ये देखो दोस्तों, ब्रिटिश काल और ब्रिटिश ताजकाल क्या है? जब अंग्रेज लोग भारत के अंतर्गत आए थे तो अलग अलग सत्ता, अलग अलग व्यक्ति होते थे, वो क्या करते थे, अपने अपना हुक्म चलाने लगे थे, उसको ब्रिटिश काल कहते हैं। उसके बाद में जो ब्रिटेन की महारानी थी, उसने पूरी की पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली थी, उसको ब्रिटिश ताजकाल कहते हैं। उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन छिड़ गया था, 1857 की क्रांति हो गई थी, राष्ट्रीय आंदोलन। और उसके बाद में आज तक का जो स्वतंत्रता के बाद का जो हिस्ट्री है वो अपन पढ़ेंगे आधुनिक युग में। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से आपको पूरी इंडियन हिस्ट्री कवर करूंगा। आशा करूंगा आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, अगर ना पसंद भी आए तो डिसलाइक भी मारिए और बताइए कि किस कारण से वीडियो आपको ना पसंद आया है। ठीक है दोस्तों, और आशा करूंगा कि आप लोग शेयर भी करेंगे। तो धन्यवाद।